नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में। आप चाहे किसी भी ऑनर्स पेपर से हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आपके अगर सिलेबस में ये प्रश्न है तो यहाँ पर जो है आप आसान से आसान शब्दों में समझ सकते हो। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए, या समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करें, या समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी समुद्रगुप्त से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप जो है इस आंसर को लिख दीजिए। आपका जो है काफी अच्छा नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है इसका आंसर बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में जानते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था समुद्रगुप्त, वह गुप्त वंश का शासक बनता है। इनका शासनकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक मानी जाती है। समुद्रगुप्त को गुप्तों में सबसे शक्तिशाली एवं योग्य शासक माना जाता है। जो समुद्रगुप्त था वो किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का था। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि अपने पिता के बाद जो है यह गुप्त वंश का शासक बना था। समुद्रगुप्त गुप्तों में सबसे शक्तिशाली और योग्य शासक माना जाता है, जिनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा था। इनके शासनकाल के दौरान जो है सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ ऐसा माना जाता है। समुद्रगुप्त विजय अभियान भारत के हर क्षेत्रों में सफल रहा, यानी कि समुद्रगुप्त ने जो है चाहे किसी भी क्षेत्रों में अपना विजय अभियान बनाया हो, सभी क्षेत्रों में इन्होंने विजय हासिल की, सभी क्षेत्रों में इनका अभियान सफल रहा। क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी भी पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो अपने जीवन में कभी भी इन्होंने हार मानी ही नहीं, असंभव को ही इन्होंने संभव बनाया, जिसके कारण जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब समझ रहे हो, इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि इन्होंने जो है आज तक अपने शासनकाल के दौरान अपने लाइफ में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा था। इनका शासनकाल भारत के लिए जो है एक स्वर्ण युग की शुरुआत मानी जाती है, गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड का मतलब है इस समय जो है यहाँ की जनता जो है काफी सुखी रहती है। सुखी रहने का कारण क्या है? यहाँ की आर्थिक स्थिति बेहतर है, राजनीतिक व्यवस्था बेहतर है, सामाजिक स्थिति बेहतर है, कला और विज्ञान के जो प्रगति है वो भी बेहतर है। तो उसे हम जो है गोल्डन एज कहेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में ये सभी जानकारी कहाँ से मिलता है? जो प्रयाग अभिलेख है वहां से ये सभी जानकारी मिलती है। और प्रयाग अभिलेख की जो रचना की थी किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के मंत्री थे या दरबारी कवि थे। इस अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने जो है अपने जीवन काल में ही अपने जो समुद्रगुप्त इनका जो बेटा था उनको गद्दी सौंप दिया था, क्योंकि इनके पास वो सभी योग्यता थी जो एक राजा के पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको जो पॉइंट बनाना है वो है विजेता के रूप में समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान में हमेशा सफल रहा। जैसे कि हमने आपको बताया है इन्होंने अनेक राजाओं को जो है पराजित किया और उनके राज्यों पर अपना अधिकार प्राप्त किया। समुद्रगुप्त अपने योग्यता के कारण एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर मालवा तक विस्तृत था। आप समझ रहे हो कितने बड़े क्षेत्रों में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, क्योंकि यह जो है एक शक्तिशाली राजा था। इनके पास योग्यताएं थी, इनके पास जो है एक विशाल सेना था। कई विदेशी राजाओं को भी पराजित किया, इसलिए विदेशी राजा भी इनका आदर व सम्मान करते थे। यानी कि ये इतने शक्तिशाली राजा थे जिसके कारण विदेशी राजा भी इनसे डरते थे। कई विदेशी राजाओं को इन क्षेत्रों से खदेड़ कर बाहर फेंक दिया था। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपने पिता द्वारा दिया हुआ राज्य सीमा को बढ़ाकर एक विशाल साम्राज्य के रूप में बदल दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है जब इनको गद्दी सौंपा तो जितने क्षेत्रों में इनका शासन व्यवस्था स्थापित था उससे अधिक जो है क्षेत्रों में इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को स्थापित किया, और इस प्रकार से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार अपने पिताजी से अधिक इन्होंने किया था। उसके बाद हम लोग जानते हैं प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख से समुद्रगुप्त के राज्यों एवं विजय के बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त का जो विजय है, इनका शासन व्यवस्था किस प्रकार से चला था, यहाँ की सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं क्या थी, ये सभी जानकारी प्रयाग अभिलेख से ही मिलती है।
इससे यह भी पता चलता है कि हरिसेन जो इनका मंत्री था, जिन्होंने प्रयाग अभिलेख को लिखा था। प्रयाग अभिलेख से क्या पता चलता है कि जो हरिसेन था इनका मंत्री और एक दरबारी कवि था, जिन्होंने इस अभिलेख को लिखा था। इन्हीं अभिलेख से यह भी जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय पुलिस का भी व्यवस्था किया गया था। पुलिस क्या करता था, तो रात में पहरा देता था, और जब पहरा देता था तो इससे जो है साम्राज्य में चोरी लूटपाट का डर नहीं रहता था। जब साम्राज्य में पुलिस पहरा देगी तो ऐसी स्थिति में चोरी और लूटपाट का भय ही नहीं होगा। आप जो अभी पुलिस व्यवस्था देख रहे हो ना, वो गुप्तों के शासनकाल के दौरान से चल रही थी, समझ रहे हो। प्रयाग अभिलेख से यह भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विभाजन जिलों तथा प्रांतों में किया गया था, ताकि सभी प्रांतों में अच्छे से नियंत्रण रखा जा सके। प्रयाग अभिलेख से यह भी जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का जो है विभाजन अलग अलग जिलों और प्रांतों में किया गया था। जिस प्रकार से अभी शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अलग अलग जिले हैं, अलग अलग राज्य हैं, ताकि शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। केंद्र से तो पूरे राज्य और जिलों में बेहतर ढंग से शासन व्यवस्था नहीं चलाया जा सकता है, इसीलिए जो है इस दौरान समुद्रगुप्त ने कई जिलों और प्रांतों के रूप में अपने शासन व्यवस्था को विभाजित किया। इस समय जो है समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विभाजन कई जिलों और प्रांतों में किया, ताकि शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाया जा सके, उन पर नियंत्रण रखा जा सके। मान लो अगर वह एक ही क्षेत्र में रहेगा, एक ही केंद्र में रहेगा, वहां से अगर पूरे अलग अलग जिलों और क्षेत्रों में शासन चलाना चाहेगा तो उस पर बेहतर ढंग से नियंत्रण नहीं रख सकेगा। इसीलिए जो है अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपने प्रशासक को बैठाया, ताकि वहां पर बेहतर ढंग से नियंत्रण रखा जा सके, बेहतर ढंग से जो है शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त के आखिर विजय अभियान देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इन्होंने विजय प्राप्त किया था। समुद्रगुप्त विजय अभियान में कभी भी पराजित नहीं हुआ। अपने शासन काल में या अपने जीवन काल में इन्होंने कभी भी हार माना ही नहीं, जिसके कारण जो है इन्होंने एक विस्तृत साम्राज्य को स्थापित कर सका। जब समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा था उस समय जो है गुप्त साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत नहीं था। हालांकि इनका जो है साम्राज्य एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, लेकिन उतना ज्यादा विस्तार नहीं था। देश के कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। इसका मतलब यह कहा गया है कि जब समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा था उस समय जो गुप्त साम्राज्य था अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, एकजुट नहीं था। अलग अलग जगह पर इनका साम्राज्य स्थापित था। कोई इस क्षेत्र में था तो कोई उस क्षेत्र में था, जहाँ पर अपने प्रशासक को बिठाया हुआ था। लेकिन जब समुद्रगुप्त यहाँ का शासक बना, यानी सिंहासन पर बैठा गुप्त वंश में, तो इन्होंने सभी छोटे छोटे टुकड़े को एक विस्तृत साम्राज्य में बदल दिया, और समुद्रगुप्त ने उन सभी राज्यों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का निश्चय किया। जिसके बाद इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्यों के राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त के विजय अभियान जो इस प्रकार से है, तो जो छोटे छोटे क्षेत्र थे इनके, उन क्षेत्रों में जितने भी राजाएं थे उन राजाओं को जीतकर अपने साम्राज्य में उन क्षेत्रों को मिला लिया, और इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य को जो है एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान है, उन सभी विजय अभियानों को देखते हैं। पहला है नागसेन के विरुद्ध युद्ध। यह नागवंशी शासक था जिसकी राजधानी पद्मावती थी। इतिहासकारों का यह मानना है कि नागसेन मथुरा पर शासन कर रहा था, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया और मथुरा पर अपना अधिकार स्थापित किया। नागसेन के बारे में कहा जाता है कि नागसेन जो राजा थे ये एक नागवंशीय शासक थे, और इनकी जो राजधानी थी पद्मावती, इसकी राजधानी थी। पद्मावती वो वाला नहीं जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसकी सुंदरता को देखकर पद्मावती को पाने का प्रयास किया था, वो वाला पद्मावती की बात यहाँ नहीं चल रही है। ये पद्मावती अलग है, ये एक क्षेत्र है, जबकि पद्मावती वो जो है रत्नसेन की दूसरी पत्नी थी। इतिहासकारों का यह मानना है कि जो नागसेन थे मथुरा पर शासन व्यवस्था कर रहे थे, जिन्हें जो है समुद्रगुप्त ने पहले कहा कि हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो और हमें सालाना जो है कुछ टैक्स दे दो, मैं तुम्हारे राज्य को संरक्षित करूंगा और यहाँ पर जो है कोई भी अन्य राजा आक्रमण नहीं कर सकेगा। लेकिन नागसेन ने नहीं माना, जिसके कारण जो है समुद्रगुप्त ने उनके राज्यों पर अटैक कर दिया और उनको जो है अपनी अधीनता को स्थापित कर दिया। दूसरा जो है वो है कोटकुलज। इतिहासकारों द्वारा यह बताया गया है कि जब समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में खुशियां मना रहा था, उसी दौरान कोटकुलज के जो सेना थे,
सेना ने समुद्रगुप्त को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के कारण ये काफी क्रोधित हुआ और बाद में जो है समुद्रगुप्त ने इनके विरुद्ध आक्रमण कर दिया। यह स्पष्ट रूप से नहीं माना जाता है, लेकिन यह कहा जाता है कि 3 राजाओं ने मिलकर एक संघ बनाया ताकि समुद्रगुप्त को पराजित किया जा सके। यह जो स्पष्ट रूप से साबित तो नहीं हुआ है, कोई साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन यह माना जाता है कि कोटकुलज के जो राजा थे उन्होंने 3 राजाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया ताकि जो समुद्रगुप्त है उनको पराजित किया जा सके, क्योंकि यह एक शक्तिशाली शासक था, योग्य शासक था, कुशल शासक था, जिसके कारण इनको पराजित करना काफी मुश्किल था। इसीलिए 3 राजाओं का संघ बनाया ताकि इनको पराजित किया जा सके। समुद्रगुप्त ने इन तीनों राजाओं को कौशाम्बी में पराजित कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त के सामने ये तीनों राजा टिक नहीं पाया और कौशाम्बी में इन सभी को पराजित कर दिया। इसके बारे में यह भी स्पष्ट रूप से कोई प्रमाण नहीं मिला है कि कौशाम्बी में जो है इन तीनों राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यह विजय उनके कई सफल अभियानों में से एक थी, जिसने उन्हें एक महान योद्धा और शासक के रूप में स्थापित कर दिया। यानी जब इन्होंने 3 शासकों को एक साथ कौशाम्बी में पराजित कर दिया तो इनकी शक्ति और अधिक बढ़ गई और अधिक योग्यताएं बढ़ गई और यह जो है एक महान शासक, एक महान योद्धा के रूप में स्थापित हुआ। क्योंकि दोस्तों, आप अगर कुछ लाइफ में ऐसे चीज करते हो जिनसे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, उस कॉन्फिडेंस बढ़ने से जो है आपकी जो है ऊंचाई धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो अब लाइफ में कुछ महान नहीं कर सकते हो। उसके बाद इसका देखते हैं दक्षिण पथ का अभियान। दक्षिण में जो है इन्होंने कई राज्यों पर जो है विजय हासिल किया था। तो दक्षिण क्षेत्रों में इसका जो अभियान है वो है पहला कौशल राज्य अभियान। कौशल राज्य का जो राजा था उस समय वो था महेंद्र। यह जो है वर्तमान समय में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के बिलासपुर या रायपुर जिले में शासन किया करता था। कौन? महेंद्र। समुद्रगुप्त ने इन्हें भी जो है पराजित किया था, लेकिन इस राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिला। यानी कि जब कौशल राज्य का अभियान समुद्रगुप्त ने किया तो वहां का जो राजा था वो था महेंद्र। महेंद्र से कहा कि हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो। किसने कहा? समुद्रगुप्त ने। लेकिन महेंद्र ने कहा नहीं, मैं जो है तुम्हारी स्वाधीनता, तुम्हारी अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा। तो समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है, नहीं करोगे तो मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर उस पर जो अटैक कर दिया। एक छोटा सा राज्य तो था, जब छोटा सा राज्य था तो इनका जो सामना कर नहीं सका, जिसके कारण उनसे पराजित हो गया। किनसे? समुद्रगुप्त से। जब पराजित हो गया तो समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया और कहा कि साहब मैं जो है आपको सालाना इतना टैक्स दूंगा। इस आधार पर जो है इस राज्य को छोड़ दिया गया और इसे जो है अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। दूसरा है वो है कांची राज्य अभियान। कांची राज्य का जो शासक था वो कौन था? तो वो था विष्णुगुप्त, जो पल्लव वंश का शासक माना जाता है। विष्णुगुप्त जो था वो पल्लव वंश का शासक था। यहाँ पर विष्णुगुप्त शासन करता था जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इन्हें भी कहा था कि स्वाधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन इन्होंने स्वाधीनता स्वीकार ही नहीं किया था, जिसके कारण इनके राज्य पर अटैक करके जो है इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा और अंतिम हम लोग देखेंगे अवमुक्त राज्य। यहाँ का शासक नीलराज था। यह राज्य कहाँ स्थित है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। यहाँ पर नील राज्य जो है शासन किया करता था, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अवमुक्त राज्य था, ये कहाँ स्थित था इसका कोई जानकारी नहीं मिलती है वर्तमान समय में, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है नील राज्य शासन व्यवस्था चलाया करता था। नील राज्य को जो है समुद्रगुप्त ने कहा कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन इन्होंने आनाकानी की, अधीनता स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण जो है समुद्रगुप्त ने कहा कि तुम अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हमें जो है सभी चीज का हमारे पास दवा मौजूद है। और इन्होंने जो है अटैक कर दिया, उनको पराजित कर दिया और बाद में जो है इन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। अंत में निष्कर्ष लिखना है कि समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली एवं योग्य शासक था, जिसके कारण ही दक्षिण भारत में भी कई शासकों को इन्होंने पराजित किया, लेकिन इन क्षेत्रों में अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण क्षेत्रों में कई राजाओं को जीता था, कई राज्यों को जीता था, उसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं किया। अपने साम्राज्य में इन क्षेत्रों को नहीं मिला, क्योंकि इन सभी शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर ली, जिसके कारण ही उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। समुद्रगुप्त केवल इन राज्यों से टैक्स लेते थे। जब इन क्षेत्रों के राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने के कारण ही समुद्रगुप्त ने उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया कि जाओ
जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना बाबू, तुम्हें टैक्स सालाना देना ही होगा। अगर तुम जिस दिन टैक्स देना बंद कर दोगे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से जो है समुद्रगुप्त ने उनको स्वतंत्रता तो दे दिया, लेकिन इन राजाओं को सालाना टैक्स देना होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अभी रात के 1 बज रहे हैं और इस समय आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन भर मैं अपनी यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ तो समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए रात में समय निकाल कर प्रश्न करवा रहा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से जो है बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और आप इसी प्रकार से आंसर हमसे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर ज्वाइन करें और कमेंट करें अगला किस प्रश्न पर वीडियो लाया जाए। धन्यवाद।